नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी बात कर रहे हैं आज की क्लास में पढ़ेंगे वंशानुक्रम वातावरण पर। बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी के पेपर के लिहाज से बात किया जाए तो यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर में बात करें तो हम सभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे। इस चैप्टर की बात करें तो वंशानुक्रम के अर्थ एवं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, वातावरण के अर्थ एवं विशेषताओं पर, वंशानुक्रम के कुछ नियम पर या सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं, वंशानुक्रम के निर्धारण एवं प्रक्रिया पर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वंशानुक्रम वातावरण चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बात किया जाए तो आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर और महत्वपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेने की कोशिश रहेगी दोस्त। चलेंगे, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट इंडिविजुअल क्लास के बारे में, कंप्लीट हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। आप जुड़ सकते हैं कोर्स के साथ, साथ ही साथ 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने है। अगर कोई दिक्कत हो आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान देंगे भैया, यहाँ पर आनुवांशिकता, सबसे पहले आनुवांशिकता क्या है इसे हम समझेंगे। आनुवांशिकता की बात करें तो कहता है कि माता पिता और पूर्वजों के उस हस्तांतरित किए हुए शारीरिक और मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को ही क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम, वंश परंपरा या प्रैक्टिकता या बोलेंगे आनुवांशिकता कहा जाता है। प्रैक्टिकता या उसे बोल सकते हैं या वंशानुक्रम बोला जा सकता है, या हम बोलते हैं आनुवांशिकता भी बोलते हैं। तो कई नाम आपके सामने दिया गया है। मतलब माता पिता या अपने पूर्वज हैं, उनके द्वारा जो हस्तांतरित क्या होंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से जो लक्षण है, मिश्रित लक्षण है, वह आपके अंदर आती है। कभी वास्तव में बोला जाए, वास्तव में आनुवांशिकता एक ऐसी जन्मजात शक्ति है जो प्राणी को एक निश्चित दिशा में विकसित होने में सहायता पहुंचाती है। वही उसकी आकृति, रंग, कद, यौन वृद्धि और शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को निर्धारित करती है। तो सीख गए होंगे क्या क्या या आनुवांशिकता क्या क्या निर्धारित करती है, इसे आप जान गए होंगे दोस्त। आगे हम बात करते हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ क्या कहते हैं। वुडवर्थ महोदय कहते हैं, डिफिनीशन बहुत महत्वपूर्ण है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं। वुडवर्थ जी कहते हैं वंशानुक्रम से संबंधित डिफिनीशन, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन और कई बार यह डिफिनीशन पूछी गई है। कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय से लेकर जन्म के 9 माह पूर्व भी उपस्थित थी। जेम्स रेवर की डिफिनीशन है, वह कहते हैं माता पिता की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं को संतान में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन है जेम्स रेवर की। दोनों डिफिनीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, हमेशा से पूछा गया है। आगे दोस्त हम बात करेंगे, ध्यान देंगे आगे, H.A. पीटरसन के अनुसार ये क्या कहते हैं, कहते हैं भैया व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होता है, पूर्वजों से की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे, वंशानुक्रम कहते हैं। तो डिफिनीशन बस आपको ध्यान देते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, पूछे जो जाते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। डगलस और हॉलैंड के शब्दों में हम कह सकते हैं, डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि एक व्यक्ति कि आनुवांशिकता में वे संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं और क्षमताएं सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों अथवा जातियों से प्राप्त करता है। तो ये डगलस और हॉलैंड की डिफिनीशन है, सीख गए होंगे। आगे दोस्त बात करते हैं, आनुवांशिकता की प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं। आनुवांशिकता की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो डिफिनीशन समझे होंगे क्या मतलब है आनुवांशिकता का। यह आपने देखा कर कि मानव जीवन का आरंभ एक कोष से होता है। मानव जीवन का आरंभ कैसे होता है, एक कोष से होता है। इसे युक्ता या संयुक्त कोष जाइगोट कहते हैं। कर कि शरीर की संरचना ऐसे ही अनगिनत कोषों से होती है। शरीर की जो रचना है वह अनगिनत कोषों से होती है। युक्ता या संयुक्त कोष या जाइगोट का निर्माण दो बीज कोषों से होता है। इस संयुक्त कोष में एक पिता और दूसरा माता का होता है। इस जो कोष होता है, संयुक्त कोष होता है, एक माता का कोष होता है, एक पिता का होता है, इसी बात कर रहा है। आगे बात करें, निषेचन या गर्भाधान के समय
निषेचन या गर्भाधान के समय ही इसका स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है। बाद में कोई अतिरिक्त आनुवंशिकता का उनमें प्रवेश नहीं हो सकता, यहाँ तक कि माता से भी नहीं, जो उसे 9 माह गर्भ में पालती है। तो इस तरीके से आप समझते हैं कि आनुवंशिकता की प्रक्रिया कैसे चलती है, इसे आप जान गए होंगे, पता चल गया होगा आपको। प्रत्येक कोशिका में उपस्थित रहने के कारण आनुवंशिकता समस्त शरीर में व्याप्त है। पितृकोश और शुक्र का और मातृकोश में अंड या ओवम कहते हैं, दोनों कोशों के जो संयुक्त जो से निषेचन प्रक्रिया आरंभ होती है, इस प्रक्रिया में जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो जान रहे हैं, समझ रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं जाइगोट में व भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जो मातृकोश और पितृकोश में 23 क्या होते हैं, वंश सूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 23 जो वंश सूत्र विद्यमान होते हैं। उस लाइन को ध्यान देंगे, वंश सूत्रों के 23 जुड़े रहते हैं। तो आपसे पूछा भी जाता है कितने जोड़े होते हैं, तो आप कहते हैं 23 जुड़े, जिनमें आधे माता के और आधे पिता के होते हैं। या तो आप जानते पहले से ही हैं। आगे दोस्त बात करें इस प्रसंग में, मनोवैज्ञानिक के प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा, हमारी असंख्यक परंपरागत विशेषताएं इन 46 वंश सूत्रों से विद्यमान रहती हैं। जो ये सभी चेंजेज हो रहे हैं, सभी जो 46 वंश सूत्र हैं, इससे क्या है, विद्यमान रहती हैं। इन्हीं वंश सूत्रों में पैतृक और जीन्स जुड़े छुपे रहते हैं। वंश परंपरा के वाहक यही जीन्स होते हैं, वंश सूत्र या क्रोमोसोम अत्यंत छोटे कुछ टेढ़े अंडे की तरह होते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी साइंस का पार्ट है, तो ये चीजें उतना पूछी जाने वाली है नहीं, लेकिन आप आनुवंशिकता की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। प्रत्येक जीन्स का संबंध एक जीन्स का जो संबंध है एक गुण विशेषता से होता है। हर जो है प्रत्येक जो जीन्स है उसका संबंध किससे होता है? एक गुण के विशेष से होता है। इन्हीं जीन्स के माध्यम से आनुवंशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। और बात की जाए जो जीन्स के माध्यम से क्या होता है, जो आनुवंशिकता है ना, वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, ट्रांसफर होता रहता है। और शिशु की आनुवंशिकता माता पिता दोनों पर ही आधारित होती है। शिशु की जो आनुवंशिकता है ना, वह भैया किसके पर आधारित होता है? माता पिता और या दोनों पर आधारित होता है। आगे बात किया जाए कर आनुवंशिकता के सिद्धांत या नियम, कुछ ध्यान देंगे, आपके सामने सिद्धांत या नियम की बात कर लेते हैं। करे भाई, आनुवंशिकता बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? आनुवंशिकता करता है। तो अभी तो आपने देखा कि जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत चीजें साइंस का पार्ट था, वो आपके महत्वपूर्ण नहीं। कितना जो बात किया जाए वंश सूत्र कितने होते हैं, जोड़े कितने होते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण था, पेपर में आता है। लेकिन आनुवंशिकता का जो सिद्धांत या नियम है वह कहता है कि आनुवंशिकता भाई हमारी जो पर्सनालिटी है उसके हर पहलू को क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे वंशानुक्रम सामने आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब वंशानुक्रम आपके सामने है, तो इसमें से बात करें तो कहीं ना कहीं आपके बुद्धि को प्रभावित करता है कि नहीं करता? आपकी बुद्धि को वंशानुक्रम है, आपकी बुद्धि को प्रभावित करता है, या जो मूल शक्ति है इसको भी प्रभावित करता है, आपका व्यवसायिक योग्यता को भी प्रभावित करता है, आपके सारे लक्षण को भी प्रभावित करता है, आपके ग्रोथ वृद्धि को भी प्रभावित करता है, आपके प्रजाति की श्रेष्ठता को प्रभावित करेगा, सामाजिक स्थिति को भी करता है, उसके साथ चरित्र आपके चेंज या सभी को प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से वंशानुक्रम हम मान सकते हैं इन सभी को क्या करता है, यह प्रभावित करता है। आपके व्यक्तित्व के अंतर्गत जो चीजें आने वाली हैं पर्सनालिटी के अंतर्गत आती हैं। दोस्त बात करें आनुवंशिकता के सिद्धांत या नियम पर हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ सिद्धांत या नियम की बात करें, जैसे लयमार्क का सिद्धांत क्या कहता है? लयमार्क का सिद्धांत क्या कहता है, इसे ध्यान देंगे। लयमार्क का सिद्धांत कहा जाए, इसे अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे बोला जाता है? इसे अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत भी इस लयमार्क सिद्धांत को कहा गया है। जिराफ का उदाहरण देते हुए लयमार्क ने बताया, जिराफ का एग्जाम्पल दे रहे थे कौन? जो लयमार्क जी, उन्होंने कहा कि इस पशु की पहले गर्दन बहुत कुछ
घोड़े जैसे थी। मतलब उन्होंने कहा कि भाई साहब जो ये जिराफ है, इसके जो जिराफ का आप देखते हैं ना लंबे लंबे उसके गर्दन होते हैं, वह कहे कि भैया जैसे घोड़ा होता कहीं ना कहीं वैसे क्या था उसमें उसमें उसी तरीके से गर्दन थे। मतलब घोड़े जैसे गर्दन थे, लेकिन यह पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवन निर्वाह करता था। मतलब कहीं ना कहीं जो आपके जिराफ होते थे एक पेड़ों की पत्तियां खाते थे। अब पेड़ों की पत्तियां जब खाते थे तो इनको गर्दन हमेशा उठाए रखना पड़ता था। जब गर्दन उठाए रखते थे धीरे धीरे एक बार, जैसे पहले तो घोड़े जैसे थे भाई, अब जब एक ट्रांसफर हुआ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ होगा, फिर और उसके बाद मतलब कई सालों के बाद यह चेंज हो गया और धीरे धीरे जिराफ की जो बात करें गर्दन की लंबाई है वह ज्यादा हो गई। इस तरीके से कौन कहता है? लाइमार्क कहते हैं। लाइमार्क इसीलिए कहते हैं अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत भी उनके द्वारा कहा गया। कहा कि जब पेड़ों के नीचे के भाग की पत्तियां समाप्त हो जाते तो ऊंचे भाग से पत्तियां तोड़ने के प्रयास में गर्दन में क्या होता था? खिंचाव पड़ता था। तो पहले जब नीचे रहते थे जो पत्ती है उसको खा लेता था, अब पत्तियां नीचे खा लेता, ऊपर अब पत्तियां रह गई, तो उसके लिए खिंचाव पड़ता था, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ की गर्दन क्या हो गई? लंबी होती रही और अंततः उनकी गर्दन लंबी हो गई। तो इसीलिए जो लाइमार्क का सिद्धांत क्या कहलाता है? अर्जित गुणों का हस्तांतरण का जो सिद्धांत बोला जाता है। दोस्त आगे हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, करेंगे वंशानुक्रम के कुछ नियम है। अब वंशानुक्रम के नियम में कहता है वंशानुक्रम के उपर्युक्त सिद्धांतों को अमल में लाने के फलस्वरूप वंशानुक्रम संबंधी कुछ नियम प्रकाश में आए हैं जो निम्नवत है। जैसे समानता का नियम है। क्या है? समानता का नियम है, विभिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन का सिद्धांत है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे समानता। तो 3 नियम आपके सामने हैं, वह समानता, विभिन्नता और प्रत्यागमन का नियम। अब हम बात करते हैं समानता का नियम क्या कहता है। कहता है भाई इस नियम के आधार पर बालक में पिता के लक्षण की समानता पाई जाती है। समानता का नियम यही कहेगा जो बच्चे में कभी कभी होता कि नहीं होता, ये बच्चा जैसे पिताजी हैं, जैसे बच्चा है वो जैसे पिताजी हैं वैसे बच्चा एकदम सेम रहता है। वही कहता है कि इस नियम के आधार पर बालक में पिता के लक्षण की समानता क्या होती है? पाई जाती है, और इसीलिए हम बोलते हैं समानता का नियम। वंशानुक्रम का एकदम ट्रांसफर एकदम हूबहू हो जाता है। ऐसा भी आपने देखा होगा। विभिन्नता का नियम सोरेनसर के अनुसार कहा जाता है कि कहते हैं कि इन विभिन्नताओं के कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशिष्टताएं हैं। उत्पादक कोषों में अनेक पितृक होते हैं, जो बात किया जाए जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चे का निर्माण करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखा होगा कि विभिन्नता का नियम कहता है भाई कभी कभी जो पैतृक है, जैसे मतलब माता पिता से माता जो है उनके जो माता पिता हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके जो हमारे पिताजी हैं, इनके जो पूरे खानदान है एक तरीके से, और मेरे माता जी का जो पूरे खानदान है, कहीं ना कहीं उधर से कभी ना कभी वहां से ट्रांसफर होकर आ जाता है चीजें। मतलब दोनों का ऐसा नहीं कि माता पिता का हो बहु, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हो बहु माता पिता जैसे नहीं रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा भिन्नता हो जाती है। भिन्नता इस वजह से होती है कहीं ना कहीं जो पीढ़ी दर चीजें आई हुई हैं वहां से कभी ना कभी गुण जो जीन्स हैं वो आ जाते हैं, और इसीलिए विभिन्नता का सिद्धांत सोरेनसर ने कहा था। तो आप समझ रहे होंगे, ऐसा आपने देखा होगा। कारण कि प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कि प्रायः देखा गया है कि अमुक व्यक्ति तो बहुत ही प्रभावशाली था, परंतु उसकी संतान मंद बुद्धि है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होता प्रत्यागमन में सिद्धांत में, कभी कभी नहीं, कभी जो उसके मम्मी पापा हैं बहुत ज्यादा अमुक थे, ज्यादा चीज बोलते थे, लेकिन उसका बच्चा मंद बुद्धि है, जबकि उसके ठीक विपरीत मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली या अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कभी कभी जो अच्छे खासे माता पिता हैं, मतलब सही दिमाग है, सही तरीके से समान प्रकार से हैं, उनके बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, और कभी कभी मंद बुद्धि बालक जो माता पिता होते हैं कभी कभी उनके बच्चे प्रतिभाशाली जैसे हो जाते हैं। तो इस प्रत्यागमन का सिद्धांत के आधार पर होता है दोस्त। तो इसमें थोड़ा सा और देखेंगे, कारण कि इस सिद्धांत का मैकडूगल ने चूहों पर परीक्षण किया। प्रत्यागमन के सिद्धांत पर जो मैकडूगल जी थे उन्होंने चूहे पर परीक्षण किया। उसने एक बड़े से टब में 2 मार्ग बनाए, बड़े से टब में 2 मार्ग बनाया, और एक मार्ग जो करे अंधकारमय था और दूसरा जो था प्रकाशमय था। मतलब 2 मार्ग बनाए टब में, और एक अंधकार था जिसमें दूसरा बेप्रकाशमय था।
प्रकाशमय मार्ग में जाने पर बिजली का झटका लगता था। मतलब जो बात किया जाए जिसमें प्रकाश दिखता था, अगर उसमें से जाता था चूहा तो उसको बिजली का झटका लग जाता था। चूहे की पहली पीढ़ी ने झटका खाने में 165 बार गलती की। खाने में क्या की? 162 बार गलती की। लेकिन तीसवीं पीढ़ी ने बात करें केवल 25 बार गलती की। मतलब पहली पीढ़ी ने भाई साहब 165 बार गलती की थी और 23वीं जो पीढ़ी थी वह 25 बार गलती की। अंत में चूहों ने सही रास्ता से जाना सीख लिया और गलती नहीं की। पावलोव ने भी चूहों पर भी कुछ प्रयोग किए तथा हरिसन ने पतंगों पर भी परीक्षण किया। दोनों ने अपने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि एक पीढ़ी द्वारा अर्जित गुण दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से प्रयोग भी किए गए थे। आगे दोस्त इंफॉर्मेशन आरओ से संबंधित आप सभी जुड़ सकते हैं कंप्लीट बैच के साथ। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया, आप सभी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कोई दिक्कत हो तो। मेंडल तथा अन्य लोगों ने भी प्रयोग किए, उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष इस प्रकार भी पाए गए। मतलब मेंडल जी ने भी निष्कर्ष निकाला, उनके सिद्धांत भी उन्होंने कुछ बताया। प्रत्येक प्राणी है, प्रत्येक प्राणी का जन्म माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त जो पितृ सूत्रों के आधार पर होता है। कि हर एक पितृ सूत्र में कई गुण क्या होते हैं? गुण सूत्र होते हैं। मतलब जो माता पिता, हम सभी तो जानते हैं माता पिता से जन्म हुआ है। अब भाई पैतृक जो गुण सूत्र जो चीजें आ रही हैं, उनके जो बात किया जाए जिनका आधार मतलब एक ना गुण है, आपके जो भीतर विशेषताएं हैं वो पैतृक आ रही हैं। उसमें कह रहा कि जो हर एक पितृसूत्र है कई क्या होते हैं? कई गुण सूत्र होते हैं। उनमें कह रहा प्रत्येक गुण सूत्र में नर और मादा सूत्र होते हैं जिनका संयोग होता है और फिर इसके बाद चीजें बनती है। कह रहा पितृ सूत्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र पिता पक्ष या माता पक्ष से संबंध होते हैं। जिसके गुणसूत्र की अभिव्यक्ति होती है यह संयोग पर निर्भर होता है कि अर्थात जिस मौके पर जो प्रकट हो जाए, मतलब जिस मौके पर जो प्रकट हो जाए उस तरीके से निष्कर्ष निकालता है। कह रहा भाई निष्कर्ष क्या निकालता है? जैसे आप जानते हैं दोस्त, सुनिए यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बात मैं कहने का मतलब है, जैसे माता पिता, जैसे आप जानते हैं पिता के जो XY 2 गुणसूत्र होते हैं, जो उसके वो क्रोमोसोम है, और इसमें माता के जो XX हैं। तो जब बात करें जाए XX वाला मिलेगा तो लड़की पैदा होती है। क्या होती है? लड़की पैदा होती है। जब पिता का Y और माता का X, मतलब दोनों तो माता ही क्या है भाई, ये माता में XX पाए जाएंगे, पिता में XY पाया जाता है, तो क्या होगा? लड़का पैदा होता है। यही बात कहने का बात कर रहा है। अभी क्वेश्चन आपको दिखेगा, जब XX मिलता है तो लड़की होती है, जब XY होता है तो लड़का होता है। इस तरीके से बात किया जाता है। आगे दोस्त बात करेंगे करा कि जो पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण का अर्थ की बात करें जिसे हम बोलते हैं परिधन आवरण। पर्यावरण को हम कहेंगे परिधन आवरण, जिसका होता परि का अर्थ है चारों ओर, और आवरण का अर्थ है घेराव या ढकना। इससे यह अर्थ मालूम पड़ता है कि पर्यावरण उन सब चीजों को कहते हैं जिनसे व्यक्ति घिरा या ढका होता है, जो उसके चारों ओर पाई जाती हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप समझिए एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है तो समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं वातावरण से संबंधित होगा। आगे दोस्त कर है इनका अर्थ है ऊपर से, और एनवायरनमेंट का अर्थ है घेरना। इससे स्पष्ट होता है कि पर्यावरण और एनवायरनमेंट दोनों उन चीजों, व्यक्तियों तथा परिस्थितियों को बताते हैं जो मनुष्य के चारों ओर पाए जाते हैं और मनुष्य उनसे घिरा हुआ होता है। आगे दोस्त बात करें तो डगलस और हॉलैंड के शब्दों में कहा जाए पर्यावरण वह शब्द है, पर्यावरण उनके द्वारा बोला जाए तो आप समझ रहे हैं। देखिए हम तो कहीं ना कहीं ABS तो पढ़ नहीं रहे हैं, एनवायरनमेंट पढ़ नहीं रहे हैं। हम सभी को सिर्फ निष्कर्ष निकालना है, क्या वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कैसे बच्चे में विकास होता है, इससे हमसे मतलब है। कह रहा पर्यावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियां, प्रभाव और स्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है, जो जीवधारियों के जीवन, स्वभाव,
व्यवहार और अभिवृत्ति, विकास तथा परिपक्वता पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से डगलस हॉलैंड कहते हैं भाई साहब, पर्यावरण वह शब्द है जो बाह्य शक्तियां, जैसे बाह्य शक्ति हैं, ये सामूहिक रूप से वर्णन किया जाता है, जैसे जीवधारियों पर उसका इफेक्ट पड़ता है, परिपक्वता पर। तो ऐसा उनका कहने का मतलब था। दोस्त अब आप सभी के सामने कुछ प्रश्न होंगे। अब प्रश्नों की सहायता से हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है। इसे आप तो सीख गए होंगे क्या होता है आनुवंशिकता, क्या होता है वातावरण। अब हम कुछ प्रश्नों की सहायता से समझेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अब देखिए जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कर माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है कर पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होम्योस्टेटिस। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, आप बताएं इसमें से क्या कहलाता है। माता पिता से वंशजों से में जो माता पिता से वंशजों में जो स्थानांतरित होने लक्षण है उसे हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। दोस्त आपका ए ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा दोस्त, वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्त गलती से ए ऑप्शन निकला लेकिन सी ऑप्शन राइट है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात किया जाए। सेकंड नंबर करा व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या महत्व है। करा नाम मात्र की भूमिका है, मातृ भूमिका है, अपूर्व नुमेय भूमिका है, या करा की आकर्षक भूमिका है। दोस्त आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि आनुवंशिकता में कुछ प्रभावित करने वाले देखे थे मैंने आपको। बुद्धि पर प्रभाव डालता है, उसके पूरा पर्सनालिटी में व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। उसीलिए व्यक्तित्व और बुद्धि पर वंशानुक्रम का क्या होता है, जो होता महत्वपूर्ण भूमिका होता है, एकदम आप जानते हैं। आगे बात किया जाए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर आनुवंशिकता किस गुणों का गठन है। वातावरण का, मानसिक का, आनुवंशिक का या मनोवैज्ञानिक का। आनुवंशिकता किन गुणों का गठन है। आनुवंशिकता भैया किन गुणों का गठन है, तो आप जानते हैं आनुवंशिक गुणों का गठन है। नेक्स्ट प्रश्न फोर्थ नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है, आपसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। कह रहा है कि भाई साहब विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। जी फोर्थ नंबर के लिए बताएंगे, आप कमेंट करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया है कि भाई साहब कौन सा सही नहीं है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इसमें से सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है, या तो एकदम बात सही है। क्या है, यह सेंटेंस राइट है। प्राणी जो विकास है वह प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, एकदम सही है। उसके प्राणी विकास जो होता है प्राणी और उसके मतलब कहीं ना कहीं वंशानुक्रम और पर्यावरण का दोनों का अन्योन्य क्रिया है, मतलब कहीं ना कहीं अंतःक्रिया के द्वारा चीजें होती हैं, विकास होता है, यह भी सही है। लेकिन कह रहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो आप जानते हैं ऐसा गलत है और यही हमारा राइट होगा। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचित होना वंशानुक्रम कहलाता, मैंने आपको बताया है, सही है। वह वंशानुक्रम कहलाता है, मतलब कहीं ना कहीं जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, क्या जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं उसे हम संतानों के बीच जो संचरित होती है उससे हम वंशानुक्रम कहते हैं। मैंने डिफिनीशन में ही बताया था आपको, तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन। यहां आपको फिल करना है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या कहलाता है। समानता कहलाता है, निरंतरता कहलाता है, वंशानुक्रम या युत्सा। जी बताएंगे यहां पर क्या चीजें फिल की जाएंगी। फिफ्थ नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, आप बताएं इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट होगा। करा कि जन्मजात, क्या इसमें फिर के जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल क्या कहलाता है। जी बताएंगे इसमें से क्या कहलाता है। आप जानते हैं भैया वह क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बोला जाए, वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, एकदम आपका राइट आंसर होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 6 नंबर के लिए करा कि अच्छा लंबा क्वेश्चन है, करा कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं।
कल लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शन करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। क्या यौनावस्था के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। कल लड़के स्वभाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। दोस्त इसमें बताएंगे क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, आप सभी कमेंट कीजिए क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, फिर भी आपको बताइए, आप बताइए इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। कराए कि कौन सा इससे आप किससे अधिक सहमत है, किससे अधिक सहमत है। तो हम सहमत किससे हैं थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं। कल लड़कों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, लड़कियों को, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऐसी बात जानते हैं क्या, ऐसी बात होता है। लड़कों के लिए रोने जैसी बात की जाती है और लड़कियों के लिए सेवा भाव के लिए जो जागृत किया जाता है ना। यौनावस्था के बाद लड़के और लड़की एक साथ नहीं खेल सकते हैं, ऐसा कुछ है, खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। भैया रुचियां, ऐसा नहीं है कि अभिरुचियां उसकी रुचियां बदल जाती हैं। दोस्त यह भी नहीं होगा। करस्सी में कहा सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। ये बात मान सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें वह लड़कियों की बात किया जाए, वह कला विषयों के लिए ज़्यादा क्या होती हैं, ज़्यादा कुशलता होती है, उनमें ज़्यादा प्रतिभा होती है। और लड़कों में बात करें कहीं ना कहीं आक्रामक रूप से जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं और किसके कारण करते हैं, वह आनुवांशिक रूप से वजह से करते हैं। किसकी वजह से, अनुवांशिकता, क्योंकि वह अनुवांशिकता में वह जीन क्या जो जीन्स आए हैं जो ट्रांसफर हुए हैं अनुवांशिकता वही आपकी उसी लिए कर रहा है। तो लड़के सेवा भाव नहीं होते हैं। भाई सेवा भाव नहीं करते क्या लड़के, दुष्टता करते हैं ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। सेवा भाव नहीं करते हैं जबकि जन्म से इस प्रकार के होते हैं, वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। एकदम बातें गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर 7 नंबर के लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमेशा से यह प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, सही क्रम है। अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। 7 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या राइट होगा। 7 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। तो आप जानते हैं भाई साहब, सबसे पहले जो आता है वह अंडाणु, अंडाणु से शुक्राणु मिलता है, अंडाणु से शुक्राणु मिलता है, फिर युग्मनज बनता है और फिर इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। क्या होता है, इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। क्या दोस्त, वह ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। तो इसलिए आप जानते हैं ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो शिशु का निर्माण शुरू होता है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, शिशु का निर्माण शुरू होता है। इसमें क्या होता है, शिशु का निर्माण शुरू होता है। ब्लास्टोसिस्ट में शिशु का निर्माण शुरू होता है, निर्माण शुरू होता है ब्लास्टोसिस्ट में, शिशु का निर्माण शुरू होता है। किस में, ब्लास्टोसिस्ट में। युग्मनज में दोनों का मिलान होता है और इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। दोस्त आगे बात करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन करा, अनुवांशिकता को यहां पर फिल करना है। सामाजिक संरचना माना जाता है गत्यात्मकता का या कर स्थिर का, प्राथमिक का या गौड़ का। कर अनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है। दोस्त बताएंगे किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को बात करें स्थिर माना जाता है। किसका माना जाता है, स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है, क्योंकि अनुवांशिकता एक बार आ गई तो आगे वह चेंज नहीं होगी। तो अनुवांशिकता को हम स्थिर मानते हैं। दोस्त इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन आरओ अपनी हिंदी की पुस्तक आप सभी परचेज कर सकते हैं प्रीमियंस के लिए। साथ ही साथ बात करें समान अध्ययन की पुस्तक प्रीमियंस के लिए या आरओ दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप इसे देखिए, मार्केट में जाकर चाहे खुद देखेंगे, पढ़ेंगे या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। दोस्त निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। कर भाई साहब, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। मैंने एक तत्व का सिद्धांत आपको बताया था, किसने बताया था, बीने साइमन ने बताया था। किसने, बीने साइमन ने बताया था बहुतत्व का सिद्धांत। वहीं पर एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का स्पीयरमैन की बात करें, बहुतत्व की बात करें तो आप जानते हैं वह किसने बताया था, थॉर्नडाइक ने बताया था। लेकिन बात करें जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है या किससे से है, या भाई साहब आपके अनुवांशिकता से संबंधित है। किससे, अनुवांशिकता से है, अनुवांशिकता से संबंधित है, अनुवांशिकता से संबंधित है। समझ पाए। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें से कौन सा नहीं होगा, बस सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है।
नेक्स्ट प्रश्न पर 10 नंबर के लिए, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है क्षैतिज लंब रूप, क्षैतिज और लंब रूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या राइट होगा। 10 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे क्या राइट आंसर कर रहे हैं। तो आप जानते हैं मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है, वह क्षैतिज और लंबवत दोनों तरीके से किया जा सकता है। सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। करेक्ट। किस प्रकार का सिद्धांत या प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीजों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है। करे एक नियतिवाद सिद्धांत कहता है, करे एक सामाजिक सिद्धांत कहता है, करे एक प्राकृतिक सिद्धांत कहता है, एक पालन पोषण सिद्धांत कहता है। कौन सा सिद्धांत कहता है? यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीजों पर निर्भर है जो जीन के माध्यम से वंशागत है। बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा, कौन सा होगा दोस्त? तो यह भैया आपका कौन सा सिद्धांत कहलाता है? एक प्राकृतिक का सिद्धांत कहलाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक प्राकृतिक का सिद्धांत क्या कहता है? वह कहता है भाई साहब जीन्स के माध्यम से वंशानुगत होती हैं कौन सी चीजें, विकास होता है, निर्भर करता है। करेक्ट। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा कौन सा नियम कहता है? मैंने आपको बताया है कभी कभी माता पिता से दोनों से एकदम चेंज होते हैं। पृथ्वी वाला कहता है, विविधता वाला कहता है, या प्रभुत्व कहता है, या प्रतिगमन वाला कहता है। जी दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। कभी कभी एकदम चेंज होते हैं, ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, कौन सा वाला कहता है? तो आप जानते हैं कभी कभी बच्चे अपने माता पिता से एकदम चेंज होते हैं, लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, है ना। तो ये कौन सा? बी ऑप्शन विविधता कहलाता है। क्या इसे बोलते हैं, इसे विविधता बोल सकते हैं, या इसे बोलते हैं विषमता वाला भी बोल सकते हैं। समानता, विषमता वाला भी बोल सकते हैं, विविधता वाला बोल सकते हैं, विषम वाला। तो आपका राइट क्या होगा? वह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? बताइए, सदैव माता पिता में पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, या ईश्वर पर निर्भर करता है। ये बताएंगे क्या हमेशा पढ़ाई में तेज होते हैं? ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। ये बताएंगे इसमें से क्या होगा। तो आप कह सकते हैं भाई साहब जब जो माता पिता हैं या संतान है, जो संतान हमेशा से तेज होंगे? भाई साहब नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते, मतलब कि हमेशा तेज होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए जो राइट आंसर होगा बी होगा। ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था एक प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्या बोला था? प्रत्यागमन का सिद्धांत मैंने बताया। प्रत्यागमन का सिद्धांत में आपको यही बताया गया कि कभी कभी आपने देखा है जो माता पिता बहुत बुद्धिमान होते हैं, लड़का क्या हो जाता है? लड़का मंद बुद्धि हो जाता है। लड़का क्या हो जाता है? मंद बुद्धि हो जाता है। तो कभी कभी माता पिता क्या होते हैं? कभी कभी माता पिता बुद्धिमान होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, लड़का क्या हो जाता है? लड़का या लड़की जो भी है, बच्चे क्या हो जाएंगे? वह प्रतिभाशाली हो जाता है। ऐसा मैंने अभी आपको बताया है प्रत्यागमन के सिद्धांत में। तो इसीलिए बात करें, नहीं हो सकता, मतलब ऐसा आप एकदम कह नहीं सकते कि हाँ भाई वो पढ़ाई में तेज होंगे। आगे बात किया जाए 14 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, कर चिंतन पैटर्न, कर आंखों का रंग, कर सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। कर कौन सा आनुवांशिकता संबंधी मुख्य संबंधी कारक है? ये बताएंगे कौन सा इसमें से संबंधी कारक होगा। जी बताएं इसमें से कौन सा इसमें से राइट होगा। दोस्त आप जानते हैं आनुवांशिकता से संबंधित क्या हो सकता है? क्या समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्तियां ये तो वातावरण पर निर्भर करेंगे। चिंतन पैटर्न या आपका आनुवांशिक वातावरण पर डिपेंड करेंगे। लेकिन आंखों का रंग किससे आता है? वह आपके बात करें आनुवांशिकता संबंधी कारक है। राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, कह कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, या शारीरिक गठन में महत्वपूर्ण योगदान है, या जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान है, इसमें रुचि, आवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावना समावेशित होती हैं। दोस्त इसमें क्या हो सकता है? करेक्ट, कौन सा कथन गलत हो सकता है? वंशानुक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो आप जानते हैं वंशानुक्रम बालक का लिंग जो है निर्धारित करता, सही बात है। शारीरिक गठन को महत्वपूर्ण योगदान है, यह भी सही है। वंशानुक्रम जुड़वा बच्चों को जन्म में भी इसका योगदान है। लेकिन बात करें इसमें रुचियां, आवृत्तियां
पसंद नापसंद ये क्या है, ये आपके वातावरण पर निर्भर कर सकती है। राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्त। आपका क्या होगा, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। कह रहा संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, कर इनमें से सभी। दोस्त इसमें बताएंगे 16 नंबर के लिए क्या राइट होगा। 16 नंबर के लिए क्या होगा, बात करें संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। क्या करता है, संज्ञान विकास में वंशानुक्रम क्या निर्धारित करता है। तो आप जानते हैं संज्ञान विकास का मतलब होता है कहीं ना कहीं मस्तिष्क का भाग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो एकदम है शारीरिक वाला तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि संज्ञानात्मक तो शारीरिक से कोई मतलब नहीं, वह मस्तिष्क के लेना देना रहेगा, उसके दिमाग से लेना देना रहेगा, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं में के अस्तित्व को ना। इसलिए दोस्त आपका जो राइट होगा वह, क्योंकि इनमें से सभी हो नहीं सकता, जब ए ऑप्शन बी ऑप्शन होगा नहीं तो अपने आप में हट गया, आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 17 नंबर के लिए का लिंग का निर्धारित होता है, यह माता से पिता से, माता पिता द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था यक्स और वाई है और यक्स यक्स है, तो इसलिए माता का तो सेम है, पिता का यक्स वाई दो होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जब यक्स वाई का मतलब बात किया जाए, जो आपकी क्रोमोसोम है वह जो बात किया जाता है माता पिता का जो क्रोमोसोम है, जब क्रोमोसोम वाला यक्स से मिलेगा, मतलब पिता का यक्स क्रोमोसोम या माता के यक्स क्रोमोसोम से, तो लड़की जन्म लेगी। और यहीं पर बात किया जाए, जब पिता का यक्स वाई वाला यक्स से मिलेगा तो कहीं ना कहीं लड़का जन्म लेगा। तो लड़का जन्म लेगा तो कहीं ना कहीं पिता का ही रोल है, क्या है, कहीं ना कहीं पिता का ही रोल है। इसलिए दोस्त बात करें तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें होगा बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। 18 नंबर की लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या है, एक्स है, एक्स पी है, एक्स वाई है, सी एक्स। तो मैंने आपको बताया था वह कौन सा है, एक्स वाई है, और राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, क्योंकि पिता में यही प्राप्त होता है, पिता में यही रहता है, कौन सा, एक्स वाई पिता में ही प्राप्त होता है, क्रोमोसोम रहता है और वही निर्धारित करता है। क्या करता है, वही निर्धारित करता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, आगे बात करें 19 नंबर के लिए। कलम वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति के वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम इनटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। क्या होगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में व्यक्ति की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसके, एक के अनुसार किसके अनुसार है, जो विकास है, जो वृद्धि है, वह किसका प्रभाव होता है दोस्त, वह दोनों का होता है, वंशानुक्रम या एवं वातावरण, दोनों, वंशानुक्रम इनटू वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। किसका होता है, वंशानुक्रम वातावरण दोनों का होता है। जब प्लस लगा रहेगा तो आप तुरंत गलत काटेंगे, प्लस नहीं होता है, बोला जाए वुडवर्थ कहते हैं वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल होता है। विकास किसका, वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल होता है। यह किसकी डिफिनीशन है, कहीं ना कहीं यह वुडवर्थ का मानना था, किसका, वुडवर्थ का मानना था कि दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। राइट ऑप्शन आपका होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्त। कारण मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक निर्धारित तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। कारण मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक निर्धारित तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। कारण पर्यावरण का अंतर, कारण अनुवांशिकता का अंतर, कारण अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। जी दोस्त बताएंगे 20 नंबर के लिए क्या राइट होगा। 20 नंबर के लिए कमेंट करेंगे क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। 20 नंबर के लिए आपका सभी कमेंट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मानव जाति की जो विविधता होती है, जो अंतर होते हैं मानव जाति में एक दूसरे में, वह किसके कारण होते हैं, अनुवांशिकता वातावरण दोनों के कारण होते हैं। सिर्फ क्योंकि एक का रोल नहीं है, दोनों का रोल है। और राइट ऑप्शन क्या होगा, वह आपका सी ऑप्शन होगा। क्या, मानव जाति में कौन सा वैयक्तिक निर्धारित तत्व है, कौन सा ऐसा वैयक्तिक निर्धारित तत्व है जो मानव जाति की विविधता को बताता है। पर्यावरण में सिर्फ अंतर करने से होगा ना, दोनों के अंतर से होगा, अनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण, दोनों, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट दोनों का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन दोस्त। तो आपने दोस्त यह देखा, इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, यही सीखा होगा अनुवांशिकता वातावरण में, जो आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण है। जो अनुवांशिकता है या वातावरण है, दोनों का जब तक गुणनफल नहीं होगा, जब तक दोनों मिलेंगे नहीं,
तब तक बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो सकता, तब तक बच्चे का विकास सही डायरेक्शन में नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है वातावरण का बच्चे के ऊपर, कैसा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर आनुवंशिकता का, और क्या क्या किसके लिए बच्चे के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपने देखा वंशानुक्रम का भी रोल बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वातावरण का। तो ये डिसीजन डिसाइड नहीं कर सकते आप कि किसका ज़्यादा है, जैसा माहौल वैसे चीज़ें घट जाएंगी। इस तरीके से जब तक दोनों नहीं रहेंगे तब तक विकास सही तरीके से नहीं होगा। एक नहीं, एक को छोड़ना नहीं है, कभी भी एक को नहीं छोड़ना है। मतलब जब कोई भी इफेक्ट पड़ेगा दोनों के इफेक्ट के कारण होता है, दोनों के प्रभाव के कारण होता है। तो दोस्त आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से सीखा। कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं थी, 20 क्वेश्चन थे, जिसके माध्यम से आपने जान पाया होगा, समझ पाया होगा किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। 20 क्वेश्चन की श्रृंखलाएं थी। अगली क्लास में हम लेंगे। दोस्त आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।